हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सो क्यों भाई? एग्जाम की टेंशन? अच्छा, 2 साल से एग्जाम नहीं हुए इसलिए कुछ भी नहीं आता, अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिन क्वेश्चनों को करने के बाद आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पब्लिक फाइनेंस एंड एक्सप्लेन स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस। बच्चों, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस का मतलब क्या होता है, एक तो हमें ये बताना है और उस साथ साथ हमें स्कोप बताना है पब्लिक फाइनेंस का। ठीक है, तो जिन क्वेश्चनों को हम बता रहे हैं, टोटल हमारे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 15 क्वेश्चंस हैं और 15 क्वेश्चनों को करने के बाद हम अपने एग्जाम को अच्छे से दे सकते हैं। तो आपको बहुत ज्यादा सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितने क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को आपको ध्यान से पढ़ना है और उन्हीं क्वेश्चंस को हमें प्रैक्टिस करते रहना है। तो सिर्फ इस वीडियो में 15 क्वेश्चंस पे बात करेंगे और इन 15 क्वेश्चनों को अच्छे से रीड आउट करेंगे, जिससे हम अपने एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन कर सकें। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पब्लिक फाइनेंस। देखो, पब्लिक फाइनेंस क्या होता है? अगर पब्लिक फाइनेंस का मतलब होता है कि जब भी हमें मार्केट में फंड की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप लोग सब समझते हैं कि पब्लिक गुड्स होते हैं। पब्लिक गुड्स मतलब जैसे रोड्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए या आपके फ्लाईओवर्स हो गए, ये सारे पब्लिक गुड्स हैं। पार्क हो गए, तो इनको बनाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को फंड की जरूरत होती है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं पब्लिक फाइनेंस। तो जब भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को फंड की जरूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट होती है, तो उसी के लिए हम उसको बोलते हैं पब्लिक फाइनेंस। एंड एक्सप्लेन स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस। भाई, क्या स्कोप है पब्लिक फाइनेंस का? मतलब कहां से हम इसको पैसे को ले सकते हैं और कहां से पैसा आ सकता है और कहां हम इस पैसे को लगा सकते हैं। तो हमने कहा पहला पॉइंट हमारा इसके अंदर हो सकता है जैसे कि पब्लिक का रेवेन्यू। अगर पब्लिक से रेवेन्यू होगा तो वो हम दोबारा से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये हो सकता है पब्लिक एक्सपेंडिचर हो सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पब्लिक फाइनेंस एंड एक्सप्लेन स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस। नेक्स्ट है हमारा, एक्सप्लेन नेचर ऑफ पब्लिक फाइनेंस। भाई, किस प्रकार का नेचर होता है पब्लिक फाइनेंस का? ये एंड इज पब्लिक फाइनेंस इज अ साइंस और अ आर्ट और बोथ। हमें ये बताना होता है कि साइंस का मतलब ये नहीं होता कि प्रॉपर साइंस की बात कर रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं या आर्ट्स की बात कर रहे हैं। इनका मतलब होता है सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज या सिस्टमाइज्ड तरीके से किसी काम का होना। तो पब्लिक फाइनेंस अगर सिस्टमाइज्ड तरीके से हो रहा है तो उसी को बोला जाता है कि ये साइंस है या फिर ये आर्ट है। ये थियोरेटिकल में वर्क करता है या ये प्रैक्टिकल में वर्क करता है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड इज पब्लिक फाइनेंस इज अ साइंस और आर्ट, या फिर ये दोनों है, ये साइंस है या आर्ट्स है या दोनों है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, गिव द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो जब भी मैं बात करता हूं कोई चीज है, जब भी मैं फैक्ट के बारे में बात करूंगा कि ये ऐसा है और हम इसको प्रूव कर सकते हैं, तो जब भी किसी भी चीज को प्रूव कर सकते हैं तो वो पॉजिटिव इकोनॉमी होती है। लेकिन जब हमें सजेशन देने की बात होती है तो वो क्या कहलाता है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। दोबारा से बोल रहा हूं, अगर हमें कोई भी चीज प्रूव कर सकते हैं, किसी चीज का फैक्ट बता सकते हैं, तो वो पॉजिटिव इकोनॉमिक होती है। और अगर वहीं हम बोल रहे हैं किसी का सजेशन दे रहे हैं तो वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है। तो ये इस क्वेश्चन को हमें अच्छे से करना है। एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ रिसोर्सेज। अगर कोई रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं तो उनसे इफेक्ट क्या पड़ेंगे, हमें ये बताना है। और नेक्स्ट है हमारा, इस क्वेश्चन को बहुत पढ़ के जाना बेटा, क्योंकि ये आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं एग्जाम में इस बार। तो इस बार इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ सकते। पैरेटो ऑप्टिमैलिटी। अब पैरेटो ऑप्टिमैलिटी का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। अगर आपने कभी पढ़ा हो तो पैरेटो ऑप्टिमैलिटी क्या होते हैं। पैरेटो ऑप्टिमैलिटी एक्चुअली में इटली के एक इकोनॉमिस्ट थे, और इटली के इकोनॉमिस्ट ने क्या काम किया कि इन्होंने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया। तो जब इन्होंने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया तो हम उसी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो व्हाट इज पैरेटो ऑप्टिमैलिटी? इनका कहना था कि भाई, अगर आप फायदा बेनिफिट अगर पहुंचाओगे एक को, यानी एक पर्सन को अगर आप बेनिफिट पहुंचा रहे हो, अगर आप एक पर्सन को अपना बेनिफिट्स पहुंचा रहे हो, तो दूसरे वाले का नुकसान करना पड़ेगा,
तभी आप अपना बेनिफिट पहुंचा सकते हो, अदरवाइज नहीं पहुंचा सकते। इस थ्योरी का कहने का मतलब था कि अगर आप अपना फायदा सोच रहे हो तो दूसरे का नुकसान होगा ही होगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 4 लोग हैं और 4 लोगों के पास में हमने कहा 25 रुपीज है, तो इसके पास भी 25 है, इसके पास भी 25 है, इसके पास भी 25 है और इसके पास भी 25 है। अगर मैंने फायदा पहुंचाया, मतलब इससे 5 रुपए लिए और मैंने इसको दे दिए, तो जब इससे 5 रुपए लेके अगर इसको दे देता हूं तो फायदा मैंने इसको पहुंचा दिया, लेकिन इसका नुकसान हो गया। तो एक का नुकसान करके ही दूसरे का फायदा पहुंचा सकते हैं, उसको कहा जाता है पेरेटो ऑप्टिमैलिटी। तो इस पॉइंट्स को ध्यान से समझना है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, पेरेटो ऑप्टिमैलिटी का मतलब क्या होता है। तो इसीलिए इसकी एक लाइन होती है और उस लाइन को हमें ध्यान से समझना है क्या होती है कि एटलीस्ट वन इंडिविजुअल बेटर ऑफ एंड नो वन इज वर्स ऑफ। इसका मतलब कि एटलीस्ट कम से कम एक पर्सन को तो फायदा हो, बाकी किसी को नुकसान ना हो। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि एक पर्सन का फायदा करने के लिए दूसरे पर्सन का नुकसान होना ही होना है, तभी ये सिचुएशन क्रिएट होती है पेरेटो ऑप्टिमैलिटी की। तो वो इकोनॉमिस्ट थे, तो उन इकोनॉमिस्ट ने अपने नाम पर पेरेटो ऑप्टिमैलिटी कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया। तो इसको आप पढ़ के जाएंगे। एंड देन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी रिजल्ट इन एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स अमंग कंज्यूमर। अब कंज्यूमर के बीच में कैसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से करना है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी में, और वो किसके थ्रू, एडजवर्थ बॉक्स। अब बात करो सर एडजवर्थ बॉक्स क्या होता है। एडजवर्थ बॉक्स जो होता है वो हम बात करें कंज्यूमर की। जब कंज्यूमर की बात कर रहे हैं तो उस केस में ये इस टाइप का कुछ बॉक्स होता है। एक हम उसको रेक्टेंगुलर या स्क्वायर बॉक्स बनाएंगे और उसमें से एक कॉन्ट्रैक्ट कर्व को दिखा देंगे। तो जब इसमें से एक कॉन्ट्रैक्ट कर्व जाएगा तो इस कर्व में हम आप बताना पड़ेगा कि किस वे से हम इस पे काम कर सकते हैं। तो ये आपको बुक में पढ़ लेना। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी रिजल्ट इन एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स अमंग कंज्यूमर। किस तरीके से गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए जिससे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, और ये हम समझा सकते हैं एडजवर्थ बॉक्स डायग्राम के थ्रू। तो ये हमें जरूरी है करना, क्योंकि एग्जाम में ये इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। एंड नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड पेरेटो ऑप्टिमैलिटी। तो मैंने जितना भी ऊपर बताया पेरेटो ऑप्टिमैलिटी के बारे में, आप वो लिखेंगे प्लस परफेक्ट कंपटीशन, यानी ऐसी मार्केट जहां पर हम इजीली आ सकते हैं, इजीली एंट्री कर सकते हैं और इजीली एग्जिट कर सकते हैं। तो ऐसी मार्केट क्या कहलाती है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कहलाती है। एंड वही हम बात कर रहे हैं पेरेटो ऑप्टिमैलिटी का। इसका मतलब कि जब भी हमें एक पर्सन का फायदा पहुंचाना है तो दूसरे का नुकसान करना ही पड़ेगा, जो ये थ्योरी बोलती है। तो इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखेंगे। एंड नेक्स्ट है हमारा परफेक्ट कंपटीशन इज इकोनॉमिकली एफिशिएंट। मैंने कहा जो अगर हम परफेक्ट कंपटीशन करते हैं क्या वो इकोनॉमिकली एफिशिएंट है, इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन कभी शॉर्ट नोट पे 5 मार्क्स का पूछ लेता है, तो इसको भी ध्यान से करना है क्वेश्चंस को। एंड व्हाट आर द मेजर सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव मार्केट फेलियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द मेजर सोर्स। क्या वो मेजर सोर्स हैं कॉम्पिटिशन मार्केट फेलियर के। अभी मार्केट फेल क्या होता है, मार्केट फेल इसलिए होता है तो मार्केट में किस चीज की डिमांड है, और जिस चीज की डिमांड है क्या उसको पूरा करने के लिए वो रिसोर्सेज प्रॉपर है। अगर वो रिसोर्सेज प्रॉपर नहीं है और मार्केट में जितनी नीड है और वो फुलफिल नहीं हो पा रही, तो मार्केट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। दैट इज कॉल्ड मार्केट फेलियर्स। तो व्हाट आर द मेजर सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव मार्केट फेलियर्स। मार्केट फेलियर्स मतलब जितनी भी नीड है मार्केट में अगर वो पूरी नहीं हो पा रही है तो उसका मतलब मार्केट फेल हो जाता है। तो इन ईच केस एक्सप्लेन ब्रीफली व्हाई द कॉम्पिटिटिव मार्केट डज नॉट ऑपरेट एफिशिएंटली। तो हमें ये बताना है कि क्यों परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में मार्केट एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाता। तो हमें ये मान के चलना है कि क्यों, क्या रीजन है ऐसे जिनकी वजह से एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाता कॉम्पिटिटिव मार्केट में। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से आप पढ़ के जाएंगे। एंड जो वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन दोबारा से बोल रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये हमारा क्या है, व्हाट इज पब्लिक गुड्स। तो पब्लिक गुड्स क्या होते हैं, पब्लिक गुड्स वो गुड्स होते हैं जैसे हमने बोला जो हमारे लिए बनाए जाते हैं। जैसे गवर्नमेंट बिना किसी पे के बदले में ये हमें बेनिफिट्स पहुंचाते हैं, जैसे फ्लाईओवर्स हो गए, पार्क हो गए, तो इनके बदले में हमें कुछ पे नहीं करना पड़ता, लेकिन स्टिल ये हमें
ये चीजें प्रोवाइड कराते हैं। तो गवर्नमेंट जब हमें ये चीजें प्रोवाइड कराती हैं तो वो कहलाता है पब्लिक गुड्स। व्हाट आर द इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन, लेकिन उसको करने के लिए हमें पैसों का होना बहुत जरूरी हो जाता है। तो व्हाट आर द इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन ऑफ पब्लिक गुड्स, ऐसे गुड्स को बनाने के लिए क्या क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं आपको वो बताने हैं। एंड देन फिर आता है व्हाट इज पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स फिर अगेन आपको एक्सप्लेन करना है कि पब्लिक गुड्स क्या होते हैं एंड एक्सप्लेन व्हाई प्राइवेट मार्केट विल फेल। प्राइवेट मार्केट फेल क्यों हो जाता है टू प्रोवाइड पब्लिक गुड्स एफिशिएंटली, पब्लिक गुड्स को एफिशिएंटली प्रोवाइड कराने के लिए। भाई एक बात बताओ, अगर हम आपसे बोले कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो समाज सेवा करने लग जाए तो प्रॉफिट तो अर्न कर नहीं सकता, और अगर वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकता तो आगे वो सरवाइव भी नहीं कर सकता। तो इसीलिए हमने कहा प्राइवेट मार्केट फेल हो जाता है क्योंकि वो सोशल मोटिव नहीं चाहता। कोई भी काम करता है तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए करता है, वहीं पब्लिक गुड्स जो बनाए जाते हैं वो सोशल वेलफेयर के लिए बनाए जाते हैं। तो इसलिए एक पॉइंट हमें यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा कि एक्सप्लेन व्हाई प्राइवेट मार्केट्स विल फेल टू प्रोवाइड पब्लिक गुड्स एफिशिएंटली। तो इसीलिए पब्लिक गुड्स एफिशिएंटली फेल करने में प्राइवेट मार्केट फेल हो जाता है। तो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन फिर से, क्योंकि बेटा ज्यादा क्वेश्चन नहीं है तो आपको इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये सिर्फ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही निकाले गए हैं आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए जो अभी एग्जाम होने वाला है। तो इसको अगर आपको अच्छे से मार्क्स लेकर आने हैं तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से आपको पढ़ते रहना पड़ेगा। नेक्स्ट है शो कॉम्परेटिव इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ एड्जवर्थ बॉक्स। अब इसका एक मॉडल होता है जिसको हम बोलते हैं 2x2x2, यानी 2x2x2 मॉडल। अब सर ये 2x2x2 मॉडल क्या है? 2x2x2 मॉडल का मतलब होता है कि दो फर्में होने चाहिए, दो हमारे पास गुड्स होने चाहिए और दो कंज्यूमर होने चाहिए। तो हम सिर्फ जो बात करेंगे इस क्वेश्चन में वो दो फर्म की, दो गुड्स की, दो कंज्यूमर की, इसीलिए इसका नाम पड़ गया 2x2x2 मॉडल। तो शो कॉम्परेटिव इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ एड्जवर्थ बॉक्स डायग्राम। कौन सा मॉडल? 2x2x2 मॉडल। नेक्स्ट अगेन फिर से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है प्रूव द बर्डन ऑफ सेल्स टैक्स। हमें ये प्रूव करना है कि जो हम सेल्स टैक्स देते हैं, सेल्स टैक्स समझते हो आप लोग कि जो भी हम सामान खरीदते हैं तो उस पर हमें सेल्स टैक्स देना पड़ता था, बट अब नहीं देना, अब सिर्फ हमें जीएसटी पे करना होता है। तो प्रूव दैट द बर्डन ऑफ सेल्स टैक्स या यूनिट टैक्स या स्पेसिफिक टैक्स ऑन अ कमोडिटी। प्रूव दैट द बर्डन ऑफ सेल्स टैक्स और यूनिट टैक्स और स्पेसिफिक टैक्स ऑन अ कमोडिटी शेयर्ड बिटवीन द बायर एंड सेलर। मतलब बायर में और सेलर में कितना टैक्स पे करना पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सिंपल सी बात है कि अगर हमने कहा कि कंज्यूमर है और सेलर है तो कंज्यूमर को टैक्स पे करना पड़ता है जीएसटी। अब वो कितना पे करना पड़ेगा? अब वही सेलर जो है, सेलर अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेगा और तब आपको देगा। तो आपको पे करना पड़ा, सेलर ने भी पे किया क्योंकि वो टैक्स गवर्नमेंट को जाता है। तो अगर सेल से गवर्नमेंट को जाता है तो सेलर ने भी पे किया होगा, कस्टमर ने भी पे किया होगा, लेकिन इनके बीच का जो रेशो है, जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस हमें बताना होता है। तो हमें ये प्रूव करना है, द प्रूव दैट द बर्डन ऑफ सेल्स टैक्स ऑन अ कमोडिटी शेयर्ड बिटवीन द बायर एंड सेलर। इसका मतलब कि बायर और सेलर में के बीच में क्या होता है, वो टैक्स का बर्डन शेयर कर दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रेशो। किस बेसिस पे? रेशो के बेसिस पे। और कौन सा रेशो? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बेस पर वो टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताएं। और वीडियो में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो या जिस भी क्वेश्चन को लेकर आपको कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। उससे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 10 पे भी ध्यान देना है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। देखो मार्केट में कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि मार्केट में कंडीशन है इन्फ्लेशन की। अब इन्फ्लेशन समझते हैं, इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि राइज इन प्राइस। जब किस महंगाई बढ़ने लगती है तो हम उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो जब कभी इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है तो उसको कंट्रोल किया जाता है, और कंट्रोल करने के लिए हमारे पास दो तरीके की पॉलिसी होती है। तो दो तरह की पॉलिसी कौन सी होती है? एक होती है फिस्कल पॉलिसी और एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में हमें वर्क करना पड़ता है। और फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? तो ऐसी पॉलिसी जो गवर्नमेंट अपनाती है, दैट इज कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी। और ऐसी पॉलिसी जो
बैंक अपनाती है, आरबीआई के द्वारा कंट्रोल की जाती है, तो वो कहलाती है मॉनेटरी पॉलिसी। तो बच्चों याद रखना, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी, वो पॉलिसी जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है तो वो फिस्कल पॉलिसी कहलाती है, अगर सेंट्रल बैंक कंट्रोल करती है तो वो मॉनेटरी पॉलिसी कहलाती है। तो ये लोग मिलकर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अब हमें बताना है मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट क्या है। तो जो आपने कभी 12th में भी पढ़े हो या ग्रेजुएशन में भी करे होंगे मैक्रो इकोनॉमिक में, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, तो बच्चों ये सारे मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अगर आपको याद हो कि बैंक रेट दिया होता था तो बैंक रेट लिख दिया करते थे हम, उस पे सीआरआर दिया होता था, एसएलआर दिया होता था, ओपन मार्केट ऑपरेशन दिया होता था, मार्जिन रिक्वायरमेंट दिया होता था। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। तो उन मॉनेटरी पॉलिसी को के थ्रू हम यहाँ कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ ये बताना है कि कितने टाइप्स के वेरियस या कितने वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। एंड नेक्स्ट है फिर हमारा एक्सप्लेन द वेरियस टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। ऐसे हमें फिस्कल पॉलिसी के टूल बताने, जैसे फिस्कल पॉलिसी में क्या गवर्नमेंट कैसे खर्चा करती है। तो गवर्नमेंट अगर कोई भी खर्चे करती है और गवर्नमेंट इन चीज़ों को कंट्रोल कर लेती है तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है, गवर्नमेंट टैक्स सब्सिडी दे देती है, गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज कर देती है या कभी टैक्स को कम कर देती है, गवर्नमेंट अपने खर्चे बढ़ा देती है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर देती है। तो ये वे हैं, ये वेरियस टूल्स हैं फिस्कल पॉलिसी के। तो अगर आप ये क्वेश्चन ढूंढेंगे तो इसका आंसर्स मिल जाएगा, लेकिन इन क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ते जाना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, इवैल्यूएट द रोल ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग इन मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज फॉर इंडियन प्लान्स। तो इसने कहा कि भाई क्या रोल है, रोल ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब पहले समझते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि जब भी आप किसी कंट्री में नोट यानी करेंसी को इश्यू कर देते हैं तो वो कहलाता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग मींस जब भी न्यू करेंसी इश्यू हो जाती है तो क्या कहलाता है, डेफिसिट फाइनेंसिंग कहलाता है। तो इवैल्यूएट द रोल, तो क्या रोल है डेफिसिट फाइनेंसिंग का इन मोबिलाइजिंग रिसोर्स फॉर इंडियन प्लान्स। इंडियन प्लान्स के लिए क्यों किया जाता है, डेफिसिट फाइनेंसिंग क्यों की जाती है, ताकि मनी सप्लाई को बढ़ाया जा सके। डू यू थिंक दैट द डेफिसिट फाइनेंसिंग हैज फ्यूल्ड इन्फ्लेशन इन इंडिया। क्या आप ये समझते हैं कि डेफिसिट फाइनेंसिंग होने की वजह से इन्फ्लेशन होता है? जी हाँ, हम ये समझ सकते हैं कि फ्यूल्ड होने की वजह से इन्फ्लेशन राइज होता है, क्योंकि डेफिसिट फाइनेंसिंग होने का मतलब है मार्केट में मनी सप्लाई का बढ़ जाना। अगर मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो लोगों के पास पैसे ज्यादा हो जाएंगे, और अगर पैसे ज्यादा हो जाएंगे तो मार्केट में प्राइजेस बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमने कहा भाई अगर मनी सप्लाई ज्यादा हो रही है तो महंगाई भी बढ़ेगी, और ये फैक्ट है, तो इसी को आपको एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज सब्सिडी। तो हमने कहा सब्सिडी इज टाइप ऑफ रिबेट। तो गवर्नमेंट हमें क्या दे देती है, रिबेट दे देती है किसी चीज पर। जब प्राइजेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो गवर्नमेंट इस क्वेश्चन पर यानी सब्सिडी पर हमें क्या दे देती है, थोड़ा रिबेट दे देती है। तो व्हाट इज सब्सिडी, एक्सप्लेन हाउ बेनिफिट। तो सब्सिडी कैसे बेनिफिट होता है, स्प्लिट बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स। भाई सेलर्स के लिए फायदा इसलिए होता है क्योंकि चीजों के प्राइसेस कम हो जाते हैं। जब कॉस्ट कम हो जाएगी तो वो प्राइस को कम करके क्वांटिटी को ज्यादा सोल्ड आउट कर सकता है। वहीं बायर्स के लिए बेनिफिट इसलिए रहता है क्योंकि पहले टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा था, लेकिन अब टैक्स कम देना पड़ रहा है, तो उतने ही पैसे में, उतने ही टाइम में हम ज्यादा क्वांटिटी को खरीद सकते हैं। दैट मीन्स हमारी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। तो सब्सिडी के मिलने से हमारी परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाती है। तो इसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा, तो डिस्कस द मेन सोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द मेन सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग इंडियन प्लान्स इन द कॉन्टेक्स्ट, एग्जामिन रोल ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग एंड इट्स इन्फ्लेशन इम्पैक्ट। तो हमें क्या बताने कि डोमेस्टिक बजटरी सोर्स कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमने कहा डेफिसिट फाइनेंसिंग कर सकते हैं, फॉरेन असिस्टेंट बाहर से पैसा लेकर आ सकते हैं, या फिर हम डोमेस्टिक बजटरी सोर्सेज बजट का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि वहां से हमें बजट में डिसाइड करना होता है कि कहाँ से पैसा आएगा, कितना पैसा जाना है, कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। तो हमने डिस्कस कर दिया मेन सोर्सेज फाइनेंसिंग के। अगर इंडियन प्लान्स में देखें तो फाइनेंसिंग के कितने सोर्स होते हैं, 3 सोर्स होते हैं। डोमेस्टिक बजटरी सोर्सेज, सेकंड इज फॉरेन असिस्टेंस, थर्ड वन इज डेफिसिट फाइनेंसिंग। या तो पैसा ला सकते हैं बजटरी के थ्रू,
या तो पैसे ला सकते हैं फॉरेन असिस्टेंस, यानी बाहर से कभी एक्सपोर्ट वगैरह करा लें, या कहीं बाहर से उधार लोन वगैरह ले लें, वहां से कर सकते हैं। एंड लास्ट है डेफिसिट फाइनेंसिंग, न्यू करेंसी को इश्यू करके, यहाँ से हम फंड को रेज कर सकते हैं। तो ये भी हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। और लास्ट जो बच्चों आपने 12th में भी पढ़ा होगा, व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है ये, एंड इसके अंदर एक और नई चीज ऐड हो गई है, हाउ कैन इट डिराइव फ्रॉम द प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट कर्व। तो प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट कर्व के थ्रू हम कैसे इसको ड्राइव कर सकते हैं। तो जब मैंने बताया था कि भाई एक एड्जवर्थ का डायग्राम बताया था, उसी की तरह ये क्वेश्चन बनेगा। तो उसमें क्या होता है, दो गुड्स होते हैं और दोनों गुड्स से मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन होती है वो हमारी मैक्सिमम होती है। तो ये इस तरीके से डायग्राम बनता है और इस डायग्राम के थ्रू हमें बताना होता है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व तो है, बट वो कैसे डिराइव हो सकता है प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट कर्व से। तो प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट कर्व से हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डिराइव करना है, एक क्वेश्चन भी आ जाता है। तो बेटा 15 क्वेश्चन है हमारे टोटल, 15 क्वेश्चंस को हमने यानी 15 क्वेश्चंस को हमें अच्छे से करके जाना है और इन 15 क्वेश्चन पे हमें ध्यान देना है। तो आई होप सबको सारे क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से किन क्वेश्चंस का किस तरीके से आंसर्स देना है, और ये क्वेश्चन बेटा आपको कैसे भी इनका आंसर्स फाइंड करने हैं और उनको लेकर जाना है। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछेंगे, किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा होगा, तो हम आपको वो आंसर प्रोवाइड करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। एंड उसके अलावा इस वीडियो में आप जितने ज्यादा से ज्यादा शेयर करा सकते हैं लोगों को, तो शेयर करा दीजिए, जिससे कि जिन बच्चों को अब तक कोई भी पढ़ाई नहीं कर पाए हैं वो, तो उनको भी ये क्वेश्चंस मिल सके और उनकी प्रैक्टिस कर सके, क्योंकि एग्जाम में इन क्वेश्चनों के बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। तो हमें 15 क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाना है अगर आपको अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। तो इन क्वेश्चंस की अगर आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए होगा तो हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देंगे और वहां से आप इन क्वेश्चंस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर कोई डाउट हो तो आप वहां पर मेंशन करके वो डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही बाकी नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाकी आप भी तक के लिए टाटा।